गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम चैप्टर 14 स्टार्ट कर रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट, विदेशी विनिमय दर। हमने एक सेकंड सेम जो मैक्रो इकोनॉमिक्स कर रहे हैं इकोनॉमिक्स का, यहाँ पे हम 14 चैप्टर पे पहुँच चुके हैं, लेकिन हमने बीच में कई चैप्टर स्किप किए हैं। पहले मैं आपको इजी और इम्पोर्टेंट चैप्टर करा देती हूँ, उसके बाद जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं वो कराएंगे। ओके, तो चैप्टर 14 है ये आपकी बुक में, फॉरेन एक्सचेंज रेट, विदेशी विनिमय दर। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होती है, ठीक है, विदेशी विनिमय दर क्या होती है। देखिए, फॉरेन एक्सचेंज जो रेट होती है वो किसी करेंसी की दूसरे देश की करेंसी के बदले में कितनी वैल्यू है, ठीक है, कि एक देश की करेंसी जब आप परचेज करते हो तो आपको उस देश की करेंसी लेने के लिए अपने देश की कितनी करेंसी पे करनी होगी। तो देखिए क्या कहता है ये कि फॉरेन एक्सचेंज रेट रेफर्स टू द रेट एट विच 1 यूनिट ऑफ करेंसी ऑफ अ कंट्री कैन बी एक्सचेंज फॉर द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ करेंसी ऑफ अनदर कंट्री। ओके, मीन्स किसी एक देश की करेंसी दूसरे देश की करेंसी से एक्सचेंज करने पर किस रेट में एक्सचेंज होती है। कि अब मान लो जैसे कि हमारी जो कंट्री है इंडिया, हमारी करेंसी है रुपए, ठीक है, और हम अपनी करेंसी को एक्सचेंज करना चाहते हैं डॉलर के साथ। तो मान लीजिए कि $1 में 50 रुपीज़ होते हैं, फ़िलहाल 70 से अबव रेट है, तो एग्जांपल लिया है हमने। तो मान लेते हैं हम कि $1 जो है वो 50 रुपीज़ पड़ता है, $1 की कीमत, ठीक है। मीन्स अमेरिका का $1 यानी उनका ₹1 जो जिसको वो डॉलर कहते हैं, और हमारे $50 रुपीज़ इक्वल हैं। तो हमें अमेरिका का $1 लेने के लिए इंडियन जो रुपीज़ है उसकी 50 रुपीज़ देने होंगे। तो ये होती है फॉरेन एक्सचेंज रेट। देखिए, अब इसका मीनिंग मैं आपको एक बार और बताती हूँ। किसी देश की करेंसी की एक इकाई के बदले दूसरे देश की करेंसी की जितनी इकाइयाँ हमें प्राप्त होती हैं, ठीक है, किसी एक देश की करेंसी के बदले दूसरे देश की करेंसी की जितनी इकाइयाँ हमें मिलती हैं वो होती है हमारी फॉरेन एक्सचेंज रेट। एग्जाम्पल इज क्लियर। देखिए, अब आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, विदेशी विनिमय दर के प्रकार। टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, विदेशी विनिमय दर के प्रकार। हमारे पास जो एक्सचेंज रेट है 2 टाइप्स की होती है, फिक्स एक्सचेंज रेट एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फिक्स एक्सचेंज रेट एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फिक्स एक्सचेंज रेट होता है स्थिर विनिमय दर प्रणाली जो फिक्स है, और फ्लेक्सिबल नाम से ही पता चलता है कि लोचशील है, मीन्स चेंजेबल है। तो अब हम इसको डिटेल में करते हैं। तो देखिए, पहला आता है हमारे पास फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, ठीक है, स्थिर विनिमय दर प्रणाली। चलिए करते हैं ये डिटेल में। देखिए, फिक्स रेट ऑफ एक्सचेंज रेफर्स टू रेट ऑफ एक्सचेंज एज फिक्स बाय द गवर्नमेंट। ये जो एक्सचेंज रेट होती है ये गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स होती है, ठीक है। इस सिस्टम में क्या होता है, अंडर दिस सिस्टम रेट ऑफ एक्सचेंज इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिक ऑफ क्वालिटी ऑफ गोल्ड कंटेन इन 1 यूनिट ऑफ द करेंसी। मीन्स देखिए, यहाँ पे जो ये सिस्टम जो है ये डिसाइड किया जाता है कि जो करेंसी है हमारे जो देश की यानी किसी भी देश की जो करेंसी है उसकी 1 यूनिट में गोल्ड कितना है, ठीक है। तो इसके भी 2 टाइप्स हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम है, स्वर्णमान सिस्टम है इसका, और दूसरा है ब्रिटेन बुश। देखिए, जब इंडिया को फ्रीडम मिला था 1947 में, तब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी थे। तो उस टाइम हमारी करेंसी और डॉलर दोनों का जो रेट था इक्वल था,
लेकिन यहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट की प्रॉब्लम थी इंडिया में, रॉ मटेरियल भी इतना नहीं था, सारे जो इंडस्ट्रीज़ थी, स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज सारी ख़त्म हो चुकी थी। तो इंडिया में जो भी प्रोडक्शन हो उसको विदेशों में बेचने के लिए ज़रूरी था नेहरू जी के अकॉर्डिंग कि अपने देश की करेंसी नीचे गिराई जाए। तो उन्होंने उनका $1, ठीक है, उनका $1 और हमारा ₹1 में इक्वलिटी ना करके जो रुपया था उसकी कीमत गिरा दी। वो उन्होंने किया इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए। तो ₹1 की कीमत बढ़ाई, ₹1 की कीमत कम हो गई थी, अब उनका $1 हमारे 2 या 3 रुपये के इक्वल होने लगा। लेकिन इकोनॉमी में कोई भी रिफॉर्म्स नहीं हो रहा था, इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही थी। तो वापस से गवर्नमेंट ने क्या किया, डॉलर के कंपेयर में रुपए की वैल्यू कम कर दी। फिर ऐसे ही वैल्यू कम होते होते 27 to 30 पहुँच गई, ठीक है। तब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था ताकि यहाँ से ज़्यादा प्रोडक्शन सेल किया जा सके, ओके। लेकिन फिर उसके बाद फिक्स एक्सचेंज रेट जब हटाई गई तो दूसरी एक्सचेंज रेट जो आई, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट आई। अब फिक्स एक्सचेंज रेट में जब सुधार किया गया तो उसके बाद फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को लगाया गया। उसके अकॉर्डिंग हमारे रुपए की वैल्यू जो थी वो गिर के इतनी ज़्यादा गिर गई कि $1 के कंपेयर में आज 70 रुपीज़ हमें देने पड़ते हैं, ठीक है। तो फिक्स एक्सचेंज रेट जो है, इसमें जो रेट है करेंसी की वो गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड की जाती है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है इसको, ठीक है। तो इसके लिए दो हमारे पास सिस्टम थे, एक गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम था और दूसरा था ब्रिटेन वुड्स सिस्टम, ठीक है। ब्रिटेन वुड्स सिस्टम को एडजस्टेबल पैक सिस्टम भी कहा जाता है। चलिए अब पढ़ते हैं हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज इज दैट रेट विच डिटरमाइन द डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ द करेंसी। फ्लेक्सिबल जो एक्सचेंज रेट होती है इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होता। ये जो डिसाइड की जाती है वो करेंसी की डिमांड और सप्लाई के बेस पर डिसाइड की जाती है, ठीक है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट ये बढ़ती घटती रहती है, जबकि जो फिक्स एक्सचेंज रेट थी वो गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड होती थी तो वो फिक्स रहती थी। लेकिन फ्लेक्सिबल नाम से ही पता चलता है फ्लेक्सिबल है, तो ये गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड नहीं की जाती है, ये करेंसी की डिमांड और सप्लाई के बेस पर डिसाइड की जाती है। तो ये डिसाइड कैसे की जाती है इसका एक प्रॉपर टॉपिक है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं, वो टॉपिक जब आएगा तब करेंगे। जो ये एक्सचेंज रेट है, एट विच डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी इज इक्वल टू सप्लाई इज कॉल्ड पर रेट ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। ये एक्सचेंज रेट वहाँ पर डिसाइड की जाती है जहाँ पर करेंसी की डिमांड उसकी सप्लाई के इक्वल होती है और इसको पर रेट एक्सचेंज कहा जाता है। अब पढ़ते हैं हम ब्रिटेन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। ब्रिटेन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट को कहते हैं विनिमय दर की ब्रिटेन वुड्स प्रणाली। ब्रिटेन वुड्स सिस्टम इवन व्हेन इट वाज अ फिक्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। देखिए आपको पता है ये दोनों फिक्स एक्सचेंज रेट के पार्ट हैं। तो जो ये ब्रिटेन वुड्स सिस्टम था, ठीक है, ये फिक्स एक्सचेंज का ही पार्ट है। तो इसमें कुछ हद तक ही एडजस्टमेंट अलाउ थी क्योंकि फिक्स थी, गवर्नमेंट का इंटरफेयर था। तो क्या था इसमें, इसके में सिस्टम में कुछ पॉइंट्स थे, जैसे कि डिफरेंट करेंसीज वर पैक्ड और रिलेटेड टू वन करेंसी। यहाँ पर जो अलग अलग देश की करेंसी होती थी उसको किसी एक करेंसी से रिलेट किया जाता था, ठीक है। $, वॉज असाइन गोल्ड वैल्यू एट अ फिक्स्ड प्राइस, और जिस करेंसी को बेस करेंसी माना जाता था उसके लिए देखा जाता था कि उस करेंसी में गोल्ड की कितनी यूनिट है। जैसे कि डिसाइड करते हैं ना कि गोल्ड, इस एक करेंसी के लिए आप कितना गोल्ड सिक्योरिटी दे रहे हो। तो वैल्यू ऑफ वन करेंसी इज टर्म ऑफ $, अल्टीमेटली इम्प्लाइड वैल्यू ऑफ द करेंसी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। तो जो वैल्यू थी वो $को बेस ले लिया था। $, में देखा गया कि भाई इतनी ज़्यादा गोल्ड की मात्रा है, US के डॉलर के लिए इतनी ज़्यादा गोल्ड रखा गया है। तो फिर जैसे कि मान लीजिए एक $, में रख दिया हमने 2 ग्रेन गोल्ड, ठीक है। तो अब जो भी कंट्री अपनी करेंसी के लिए 2 ग्रेन से कम
गोल्ड रखता था उसकी करेंसी की वैल्यू डॉलर से कम हो जाती थी। अब मैं इसको आपको एक बार दोबारा से डिटेल में बताती हूँ। देखिए, जो ये विनिमय दर की जो ब्रिटेन वुड्स जो प्रणाली थी, ठीक है, ब्रिटेन वुड्स प्रणाली में जो विनिमय दर थी ये फिक्स का ही एक पार्ट थी। इसमें एक लिमिट तक इसको एक सामान्य सीमा प्रणाली भी कहा जाता है। इसके लिए कुछ पॉइंट्स थे, जैसे कि देखिए, दो करेंसियों के बीच समता उनमें पाई जाने वाली स्वर्ण की मात्रा द्वारा निर्धारित की जाती थी। जो दो करेंसियों के बीच में जो इक्विलिटी डिसाइड करते थे वो उनमें कि कितना गोल्ड लगा हुआ है उस बेस पे रखा जाता था। और जितनी मतलब जो अलग अलग कंट्रीज की करेंसी होती थी उन सबको अमेरिकी डॉलर से रिलेट किया जाता था। और फिर ये अमेरिकी डॉलर में कितना गोल्ड निहित है, ठीक है, अमेरिकी डॉलर का एक निश्चित कीमत पर स्वर्ण मूल्य तय किया जाता था। फिर उसके बेस पर ही अन्य करेंसियों से कंपेयर की जाती थी। अब आता है गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट की एक्सचेंज रेट का जो गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम था, विनिमय दर की स्वर्णमान प्रणाली। इसमें क्या था, ये फिक्स जो एक्सचेंज रेट थी उसका पार्ट था, तो ये भी इसी से सिमिलर था। इसमें क्या था कि एक देश की करेंसी में कितना गोल्ड है, यानी कितना गोल्ड उसके लिए रखा गया है, उस बेस पर डिसाइड किया जाता था। 1920 से पहले ये जो सिस्टम था ये मोस्टली कंट्रीज में अप्लाई होता था, लेकिन बाद में ये हटा दिया गया, फ्लेक्सिबल रेट आ गई थी। इसमें क्या होता था, देखो, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम गोल्ड वॉज टेकन एज द कॉमन यूनिट ऑफ पैरिटी बिटवीन करेंसीज ऑफ डिफरेंट करेंसीज इन सर्कुलेशन। अलग अलग जो देश की करेंसी होती थी उनके लिए सोने की वैल्यू रखी जाती थी। ईच कंट्री वॉज टू डिफाइन वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। सारी देश की जो करेंसी होती थी उनको गोल्ड की टर्म्स में अपना करेंसी की वैल्यू दिखानी होती थी, ठीक है। 1920 से पहले ये जो सिस्टम था ये वर्ल्ड में अप्लाई होता था, ज़्यादातर देशों में था, ठीक है। इसमें क्या होता था, हर देश को अपनी सोने का मूल्य, अपनी जो करेंसी थी वो सोने के रूप में परिभाषित करनी पड़ती थी। इसलिए एक करेंसी का मूल्य दूसरी करेंसी से निर्धारित करने के लिए उन करेंसियों में देखा जाता था कि कितनी गोल्ड है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे देखो, अमेरिका के $1 में 4 ग्रेन सोना, ठीक है। अमेरिका के $1 में 4 ग्रेन सोना था और 1 पाउंड में 8 ग्रेन सोना, ठीक है। मान लेते हैं कि अमेरिका का जो $1 था उसमें 4 ग्रेन सोना था और जो पाउंड है, पाउंड में 8 ग्रेन सोना है। अब आप देख रहे हो कि $1 के लिए 4 ग्राम सोना दिया गया है, 4 ग्रेन सोना दिया गया है, और डॉलर के लिए 4 ग्रेन और पाउंड के लिए 8 ग्रेन। तो इसका मतलब जो पाउंड था वो डॉलर से डबल हो गया। तो दोनों देशों की अगर हम एक्सचेंज रेट देखते हैं तो $2 का मतलब क्या हुआ कि $2 जो है वो 1 पाउंड के बराबर है, ठीक है। विनिमय की जो ये सिस्टम थी इसमें इसको 1 साल समता मूल्य भी कहा गया था, ठीक है। इस करेंसी के जो टकसाली मूल्य था उसका अर्थ था कि उस करेंसी में कितना सोना, कितना गोल्ड है। ओके, क्लियर। अब पढ़ते हैं हम इन दोनों, जो हमारे पास ये फिक्स एक्सचेंज रेट थी और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट थी, इन दोनों की मेरिट्स और डिमेरिट्स, इनके गुण और दोष। देखिए, पहले हम पढ़ लेते हैं मेरिट। जो हमारी फिक्स एक्सचेंज रेट है, मेरिट्स। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, फिक्स और फ्लेक्सिबल, अभी हमने फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट किया है, ठीक है, थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ा था हमने, मीनिंग तो हमें क्लियर है। जो फिक्स एक्सचेंज रेट के मेरिट्स हैं वो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की डिमेरिट्स होंगे, और जो इसके डिमेरिट्स हैं वो फ्लेक्सिबल के मेरिट्स होंगे। तो एक मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है स्टेबिलिटी। मेरिट पढ़ रहे हैं, मेरिट होते हैं गुण, लाभ। तो स्टेबिलिटी, स्थिरता, ठीक है। स्थिरता, देखिए, जो
स्थिर विनिमय दर से जो इंटरनेशनल मॉनेटरी मार्केट था, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार था, उसमें स्थिरता स्थापित की गई, जिसकी वजह से जो हमारे लॉन्ग टर्म्स आयात होते थे और निर्यात होते थे, जो हमारी लॉन्ग टर्म्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पॉलिसी होती थी, वो इजी हो जाती थी, क्योंकि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी जो हमारी मार्केट थी उसमें स्टेबिलिटी हो गई थी, जिस वजह से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में स्टेबिलिटी थी। ओके, सेकंड पॉइंट आता है इनकरेजेस इंटरनेशनल ट्रेड, मीन्स अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्षेत्र को बढ़ावा। स्थिर विनिमय दर प्रणाली में जो रिस्क था वो कम था, क्योंकि फिक्स पॉलिसी होती थी, और इसकी वजह से जो इंटरनेशनल ट्रेड था उसको काफ़ी ज़्यादा इंकरेजमेंट हुई। थर्ड पॉइंट है कोऑर्डिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसीज़, समष्टि अर्थशास्त्री नीतियों में समन्वय। इसकी वजह से जो द्विपक्षीय समझौते थे और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्षेत्र में जो पॉलिसीज़ थी उनका निर्माण किया जा सकता था, क्योंकि चेंज होने वाला कुछ था ही नहीं, सारा कुछ फिक्स था। तो इस वजह से क्या हुआ, इस वजह से इनको इजीली हम पॉलिसी बना सकते थे और जितने भी समझौते होते थे वो इजीली हो जाते थे। अब देखते हैं इसके हम डिमेरिट्स। डिमेरिट्स मीन्स दोष। तो पहला था ह्यूज इंटरनेशनल रिजर्व्स, अधिक अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व निधियाँ। क्या है ये, देखिए, स्थिर विनिमय दर को चलाने के लिए हमें अधिक मात्रा में अंतर्राष्ट्रीय निधियों की आवश्यकता पड़ती थी, बहुत ज़्यादा मात्रा में इंटरनेशनल रिजर्व्स की नीड होती थी। ठीक है। सेकंड है रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट ऑफ कैपिटल, पूंजी के आवागमन में सीमितता। स्थिर विनिमय दर प्रणाली में जो विभिन्न देशों में पूंजी का जो आवागमन था, पूंजी का आना जाना जो था वो सीमित हो जाता था, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समृद्धि की प्रक्रिया को प्रॉब्लम होती थी, धक्का सा लगता था, क्योंकि जो करेंसी थी, फॉरेन करेंसी थी, वो मूव नहीं हो पाती थी प्रॉपर। थर्ड पॉइंट आता है डिस्करेजेज वेंचर कैपिटल, हतोत्साहित उद्यम पूंजी। जो स्थिर विनिमय दर प्रणाली थी, इसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में जोखिम पूंजी थी उसको निरुत्साहित किया था, क्योंकि जो इसमें रिस्क लेवल था, जो जोखिम की मात्रा थी वो कम थी, और जहाँ जोखिम कम होता है वहाँ प्रॉफिट भी बहुत कम होता है। तो जोखिम पूंजी को निरुत्साहित करता था, जिससे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट एक लिमिट तक पहुँच गया था। फोर्थ पॉइंट आता है रिगिडिटी इन रिसोर्स एलोकेशन, संसाधन आवंटन में कठोरता। इस पॉलिसी इसमें एक डिमेरिट्स ये था, क्योंकि हर चीज़ फिक्स थी, प्रॉपर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। फिक्स होने की वजह से जो एलोकेशन थे, जो रिसोर्सेज एलोकेशन था, जो संसाधनों का जो बंटवारा था, उनमें प्रॉब्लम आती थी। ओके, अब हम अगर बात करते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की मेरिट्स और डिमेरिट्स की, तो इसकी जो डिमेरिट्स हैं, जैसे कि ह्यूज इंटरनेशनल रिजर्व है, रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट ऑफ कैपिटल है, डिस्करेजेज वेंचर कैपिटल है, रिगिडिटी इन रिसोर्स एलोकेशन है, ये 4 पॉइंट्स हमारी मेरिट्स हो जाएंगे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के। ओके, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के ये आपके मेरिट्स होंगे। और जो इसके मेरिट्स हैं, स्टेबिलिटी, इनकरेजेज इंटरनेशनल ट्रेड, कोऑर्डिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसीज़, ये आपके डिमेरिट्स होंगे। जैसे आपको मैंने ये चारों पांचों पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हैं, आपको ये ऐसे ही एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अभी काफ़ी है, लेंथी है चैप्टर, तो धीरे धीरे हम इसको कंप्लीट करेंगे कुछ क्वेश्चंस में, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो मैंने असाइनमेंट के लिए आपको 7 क्वेश्चन दिए हैं। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट इन डिटेल, ऑल्सो एक्सप्लेन टाइप। फॉरेन एक्सचेंज रेट को आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है और उसके टाइप्स बताने हैं। सेकंड आता है एक्सप्लेन ब्रिटेन वुड सिस्टम, जो आपको समझा दिया था। थर्ड गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम है, इसको एक्सप्लेन करना है। फोर्थ आता है फिक्स एक्सचेंज रेट के मेरिट्स और डिमेरिट्स, ये आपको लॉन्ग में करने हैं। ठीक है, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट बताया था आपको, जो फिक्स के मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं उनको अपोजिट कर देना, वो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के मेरिट्स और डिमेरिट्स हो जाएंगे। अगेन है व्हाट डू यू मीन, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, वो फॉरेन एक्सचेंज रेट था, ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है। विदेशी विनिमय बाजार क्या होता है, ये वो बाजार होता है जहाँ पर फॉरेन करेंसियों को एक्सचेंज किया जाता है। नेक्स्ट है राइट टू डिमेरिट्स ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट। देखिए ये मैंने आपको लॉन्ग में करा दिया है,
तो आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन दिया है, आपको इसके डिमेरिट्स लिखने हैं। ओके, इसी के साथ हम अपना वीडियो कंप्लीट करते हैं।